इंडिया वॉइस, आपकी सोच, आपकी आवाज। नमस्कार, आप देख रहे हैं इंडिया वॉइस और मैं हूं आपके साथ पुष्पेंद्र चौधरी। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे। खबर वाराणसी से है, जहां शंकराचार्य अविमुक्तेश्वरानंद सरस्वती ने गोरक्षा अभियान को और व्यापक बनाने की दिशा में एक महत्वपूर्ण घोषणा की है। शंकराचार्य ने वाराणसी में 27 सदस्यीय चतुरंगिनी सेना के गठन की योजना का ऐलान किया है। बताया जा रहा है कि इस सेना का उद्देश्य गोरक्षा से जुड़े कार्यों को संगठित और प्रभावी तरीके से आगे बढ़ाना होगा। इस घोषणा के बाद स्थानीय स्तर पर चर्चा तेज हो गई है और धार्मिक और सामाजिक संगठनों के बीच इस पहल को लेकर अलग अलग प्रतिक्रियाएं सामने आ रही हैं। फिलहाल प्रशासन की ओर से इस पर कोई आधिकारिक प्रतिक्रिया नहीं आई है। गोरक्षा अभियान को विस्तार, 27 सदस्यीय सेना गठन का ऐलान, शंकराचार्य मुक्तेश्वरानंद ने किया ऐलान। जाएगी ऐसी आशा की गई है। 27 सदस्यीय एक चतुरंगिणी सभा का निर्माण हमने आज कर दिया है। ये सभा प्रत्येक क्षेत्र में आगे बढ़ते हुए 10 महीने में सेना को धरातल पर काम करते हुए दिखाने के लिए वचनबद्ध है। इसका स्वरूप ये है कि ये शंकराचार्य जी की चतुरंगिणी है और इस उद्देश्य से अस्तित्व में आ रही है कि हिंदुओं के मन में जो भय व्याप्त है तरह तरह का, वो सच नहीं बोल पा रहे हैं, वो सच के साथ खड़े नहीं हो पा रहे हैं, उनकी मजबूरी हो गई है कि वो झूठ का समर्थन करें, तो उस भय से उनको मुक्ति दिलाने के लिए कार्य हाँ, सिद्धांत ये है कि निर्बल का बल बनो और उसके लिए तरीका है टोको, रोको और नहीं तो ठोको। तो टोको का मतलब है कि कहना पड़ेगा कि भाई ये गलत हो रहा है, हो सकता है इससे सुधार आ जाए। अगर सुधार नहीं आता है तो फिर खड़े होकर रोकना पड़ेगा कि आपको रुकना होगा, ये ठीक नहीं है। और अगर उतने पर भी कोई नहीं मानता है तो फिर उसको ठोको। ठोको का मतलब सीधे लकड़ी लेकर के या गोली लेके प्रहार कर देना नहीं है, उसके ऊपर लिखित रूप से शिकायत करना, पंचायत करना आदि आदि जो भी संविधान प्रदत्त हमारे अधिकार हैं वो आरंभ कर दिए जाए। तो ये हमारा तरीका होगा, टोको, रोको, ठोको। फरसा जो है ये परशुराम जी ने धारण किया था। उन्होंने पहले वेदाध्ययन किया, तपस्या करते थे, लेकिन उनके आश्रम में गायें थीं। उनके ऊपर सहस्त्रार्जुन नाम का जो राजा था उसने आक्रमण कर दिया और गायों को सताने लगा। तो गायों के दुख को दूर करने के लिए गवाम दुखम अपाकर तुम शस्त्रम जग्राह भार्गव, वहाँ लिखा हुआ है पुराण में कि गायों के दुख को दूर करने के लिए वैदिक होकर के, ऋषिपुत्र होकर के भी उन्होंने शस्त्र धारण किया, ये परशु धारण किया। तो उसी के प्रतीक में आज भी यही हो रहा है। गायों को दुख है, उस दुख को दूर करने के लिए ये परशु धारण किया। बताया ना कि परशुराम जी ने परशु धारण किया था गायों को बचाने के लिए, इसीलिए परशु। ईरान और अमेरिका के बीच बढ़ते तनाव और ईरान द्वारा स्ट्रेट ऑफ हर्मुज को ब्लॉक किए जाने की खबरों के बीच पूरी दुनिया में तेल और गैस संकट की आशंका जताई जा रही है। भारत में भी पेट्रोल और डीजल की कमी को लेकर अफवाहों का दौर शुरू हो गया है। हालांकि अहमदाबाद से जमीनी हकीकत कुछ और ही तस्वीर दिखा रही है। यहां एक पेट्रोल पंप के ओनर ने साफ तौर पर इन अफवाहों को खारिज किया है। पेट्रोल पंप संचालक का कहना है कि आप खुद देख सकते हैं कि हमारे यहाँ पेट्रोल की गाड़ी अभी खाली हो रही है, किसी भी तरह की कोई कमी नहीं है। लोग बेवजह अफवाह फैला रहे हैं। हमारे यहाँ हर 3 दिन में पेट्रोल की सप्लाई आती है और नियमित रूप से खाली होती है, इसलिए किसी भी तरह की कोई कटौती नहीं है और पेट्रोल की सर्विस पूरी तरह सामान्य है। यानी फिलहाल घबराने की जरूरत नहीं है, बल्कि अफवाहों से बचने और जिम्मेदारी से व्यवहार करने की अपील की जा रही है। नहीं, पहले तो मैं बता दूं कि मेरा पेट्रोल पंप है 1965 से चालू। वाहन सहकारी मंडी नाम का पेट्रोल पंप है, भारत पेट्रोलियम का है। 1965 से हर तीसरे दिन हमारी गाड़ी आती है। ये जो सब लोग बोल रहे हैं कि भाई पेट्रोल की दिक्कत है, वो सब अफवाहें हैं, वो ऐसी कोई बात नहीं है। और दूसरी बात बोले तो इतने जो युद्ध चल रहा है 22 से 23 दिन से जो युद्ध चल रहा है, वो तनावपूर्ण वातावरण में भी केंद्र सरकार और राज्य सरकार का
अच्छा वो बोलते हैं अच्छा कर रही है, वो कोई दिक्कत नहीं आ रही है पेट्रोल की कमी की, वो काम भी वो लोग अच्छा कर रहे हैं। तो सब मिला के देखने जावे तो कोई दिक्कत है नहीं। और हमारा रोज का सेल भी देखे तो 7,000 केल का तो हमारा वो सेल है। तो ऐसा कोई मेरे को लगता नहीं है कि ये सब क्या ऐसी बातें कर रहे हैं, सब पता नहीं चलता। बाकी पेट्रोल का कोई प्रॉब्लम नहीं। ये हर हमारी जो तीसरे दिन जो गाड़ी आती है ना, 20,000 लीटर की गाड़ी आती है। तो अभी आप देख रहे होगे तो अभी हमारी गाड़ी भी खाली है, खाली हो रही है। हमारा जो कर्मचारी है वो भी फ्री नहीं बैठे हैं। ऐसा भी नहीं है कि सेल लिए तो फ्री बैठे हैं। अभी आप शायद अभी वीडियो वहाँ करोगे तो देखो गाड़ी खाली हो रही है, हमारा सेल चालू है और लाइन भी लगी हुई है। तो ऐसी कोई दिक्कत वाली बात है नहीं। हमारे वहाँ अभी देखने जाओ तो 15 से 16 कर्मचारी है और 2 शिफ्ट में काम चालू है। सुबह 6 बजे से रात 12 बजे तक हमारा पेट्रोल पंप चालू रहता है। जम्मू यूनिवर्सिटी में जिन्ना को पढ़ाने और हटाने को लेकर सियासी बवाल जारी है। कांग्रेस और बीजेपी नेताओं के बीच बयानबाजी तेज हो गई है। जम्मू विश्वविद्यालय में पाठ्यक्रम को लेकर एक नया विवाद सामने आया है, जिसने राजनीतिक बहस को और भी ज़्यादा तेज कर दिया है। जम्मू विश्वविद्यालय में मोहम्मद अली जिन्ना से जुड़े पाठ को हटाने की मांग को लेकर अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद के छात्र सक्रिय हो गए हैं, जबकि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के नेताओं ने इसका विरोध करते हुए जिन्ना को इतिहास के हिस्से के रूप में पढ़ाए जाने की वकालत की है। इस मुद्दे ने अब राजनीतिक रंग ले लिया है। दोनों पक्ष एक दूसरे पर आरोप प्रत्यारोप कर रहे हैं। जम्मू कश्मीर में पाठ्यक्रम को लेकर एक नया विवाद सामने आया है, जिसने राजनीतिक बहस को तेज कर दिया है। जम्मू विश्वविद्यालय में मोहम्मद अली जिन्ना से जुड़े पाठ को हटाने की मांग को लेकर अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद के छात्र सक्रिय हो गए हैं, जबकि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के नेताओं ने इसका विरोध करते हुए जिन्ना को इतिहास के हिस्से के रूप में पढ़ाए जाने की वकालत की है। इस मुद्दे ने अब राजनीतिक रंग ले लिया है। दोनों पक्ष एक दूसरे पर आरोप प्रत्यारोप कर रहे हैं। एबीवीपी इसे राष्ट्रवाद से जोड़ रही है, जबकि कांग्रेस इसे अकादमिक स्वतंत्रता और इतिहास की निष्पक्षता का मामला बता रही है। कांग्रेस नेताओं के मुताबिक जिन्ना से जुड़े पाठ को जरूर पढ़ाना चाहिए, ताकि आने वाली पीढ़ी को पता चल सके कि भारत को 2 हिस्सों में किसने बांटा। बिल्कुल पढ़ाया जाना चाहिए जिन्ना को, और जिन्ना को पढ़ाया जाना चाहिए कि जिन्ना ने इस देश का बंटवारा कराया। पढ़ाया जाना चाहिए कि जिन्ना के साथ मिलकर के जिन जिन लोगों ने बंटवारा कराया, जिन जिन लोगों ने जिन्ना के साथ मिलकर के सरकारें बनाई, उन सबको पढ़ाया जाना चाहिए कि भगवान दास को सिंध का मुख्यमंत्री मुस्लिम लीग के साथ मिलकर के किसने बनाया, AK फजलुल हक को बंगाल का मुख्यमंत्री हिंदू महासभा के साथ मिलकर के किसने बनाया, इस मुस्लिम लीग के साथ मिलकर के सरकारें चलाने वाले कौन लोग थे, देश का बंटवारा जिन्ना के साथ मिलकर के किसने कराया, सब पढ़ाया जाना चाहिए भाई। देखिए, मैं मानती हूँ कि इतिहास के पन्नों पर अगर हीरोज होते हैं तो हीरोज किसके खिलाफ लड़े, क्यों लड़े, क्या के लिए लड़े, तो विलन्स भी होते हैं। और वो विलन, एक सबसे बड़ा विलन जो हमारे देश के लिए है, वो जिन्ना रहे हैं, जिन्होंने देश का विभाजन किया। देश की आज़ादी से पहले उन्होंने पाकिस्तान की मांग की, बांग्लादेश की मांग की, ईस्ट पाकिस्तान वेस्ट पाकिस्तान किया। हमारी आने वाली पीढ़ियां क्या जानेंगी कि किसने हमारे देश का विभाजन किया, क्यों ये बाउंड्रीज बनी हुई हैं, क्यों लगातार पाकिस्तान से इस तरीके के बयानबाजी आती है कि अगर US उन पर हमला करता है तो वो हमारे देश में हमला करेंगे। उनको जानना ज़रूरी है। 2 चीज़ें मैं ज़रूर कहना चाहूँगा। जो मिर्च है वो आपके मेन कोर्स में नहीं होता, खाने में नहीं होता है, लेकिन मैंने कहा किस ढंग से उन्हें प्रस्तुत किया जा रहा है, एक विलेन के रूप में या हीरो के रूप में, महत्वपूर्ण चीज़ ये है। और देश के इतिहास के साथ मैं समझता हूँ कि जो किसी को ग्लोरीफाई करने की मैं समझता अनुमति नहीं है, अगर जो देश के लिए विलेन रहे हों। इन चीज़ों की कोई जस्टिफिकेशन नहीं है कि इन चीज़ों के लिए आंदोलन करते हैं। आंदोलन इसलिए करना चाहिए कि उस यूनिवर्सिटी की परफॉर्मेंस बेहतर हो, वहाँ पढ़ाई का अच्छा इंतज़ाम हो, वो यूनिवर्सिटी पुरानी यूनिवर्सिटी है वो और अच्छे तरीके से फले फूले। तो ये चीप पब्लिसिटी के लिए है, हालात को ख़राब करने के लिए है, लेकिन जो जम्मू की आम जनता है वो इन चीज़ों के साथ नहीं है, वो इन चीज़ों को पसंद नहीं करती। वहीं दूसरी ओर जिन्ना से जुड़े पाठ्यक्रम के विरोध में एबीवीपी कार्यकर्ताओं ने जम्मू विश्वविद्यालय में प्रदर्शन किया है। एबीवीपी कार्यकर्ताओं ने विश्वविद्यालय प्रशासन से मांग की है कि जिन्ना से जुड़े पाठ को तुरंत हटाया जाए। वहीं इस मामले को लेकर सत्ता पक्ष के नेताओं ने क्या कुछ कहा है, सुनिए। निश्चित है कि जिन्ना
को भारत में पढ़ाया जाना ये अच्छी बात नहीं है। अपने देश के महापुरुषों के जो देश के लिए लड़े हैं, देश के लिए समाज के लिए काम किए हैं, उनके कृतित्व और व्यक्तित्व को समाज के बीच में बताना चाहिए। और जिन्ना के संबंध में तो हम भी उसके पक्षधर नहीं हैं। वहाँ की सरकार उचित जो हो रहा है, शिक्षा विभाग के माध्यम से निर्णय हो रहा है, उसका स्वागत करना चाहिए लोगों को। बता दें कि जम्मू विश्वविद्यालय का ये विवाद शिक्षा, राजनीति और इतिहास के जटिल संबंधों को उजागर करता है। आने वाले समय में ये देखना महत्वपूर्ण होगा कि विश्वविद्यालय प्रशासन इस मुद्दे पर क्या फैसला लेता है और क्या कोई ऐसा संतुलित समाधान निकल पाता है जो अकादमिक स्वतंत्रता और सामाजिक संवेदनशीलता दोनों को ध्यान में रखे। फिलहाल रुकेंगे छोटे से ब्रेक के लिए। ब्रेक के बाद खबरों का सिलसिला लगातार जारी है। ब्रेक के बाद एक बार फिर आप सभी का स्वागत है। बढ़ेंगे अगली खबर की ओर। कवर्धा में मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने वीरांगना रानी अवंतीबाई लोधी की 168वीं शहादत दिवस के अवसर पर सेमरिया गांव में उनकी प्रतिमा का अनावरण किया। इस मौके पर बड़ी संख्या में स्थानीय लोग, जनप्रतिनिधि और समाज के विभिन्न वर्गों के लोग मौजूद रहे। कार्यक्रम के दौरान रानी अवंतीबाई की वीरता और बलिदान को याद करते हुए उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित की। मुख्यमंत्री ने अपने संबोधन में कहा कि रानी अवंतीबाई का बलिदान देश के इतिहास में स्वर्ण अक्षरों में दर्ज है और उनकी वीरता से प्रेरणा लेकर समाज को आगे बढ़ने की आवश्यकता है। अनावरण जो माननीय मुख्यमंत्री महोदय करने जा रहे हैं, इसी भांति हमारे नई दिल्ली में समाजवादी पार्टी के सांसद राजीव कुमार राय ने लोकसभा में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के संबोधन पर तीखी प्रतिक्रिया व्यक्त की है। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री का भाषण जमीनी हकीकतों से कोसों दूर और केवल चुनावी दावों तक सीमित रहा है। राय ने आरोप लगाया कि सरकार महंगाई, बेरोजगारी और किसानों की समस्याओं जैसे बुनियादी मुद्दों पर मौन है। उन्होंने संसद में विपक्ष की आवाज को दबाने का मुद्दा उठाते हुए कहा कि लोकतंत्र में केवल आंकड़ों की बाजीगरी से जनता का पेट नहीं भरता। सपा सांसद ने प्रधानमंत्री के विजन को एक तरफा बताते हुए समावेशी विकास की मांग पर जोर दिया। मैं जानता हूं कि आप भी जानना चाहते हैं जो प्रधानमंत्री जी ने बोला कि कुछ लोग मरे, कुछ लोग घायल हुए, कुछ जहाजें आई, तो हम तो सब जानते हैं। हम तो ये जानना चाहते थे ना प्रधानमंत्री जी हमारे कितने लोग मरे हैं, कितने घायल हैं, कितने जहाजें आई हैं और क्या हालात हैं। प्रधानमंत्री जी ने नहीं बताया। मैं एक मामला सुबह से उठा रहा हूं और बहुत ज्वलनशील मामला है, उसमें आप लोग से भी सहयोग मांगता हूं कि यूपी सरकार ने गाजे बाजे के साथ हमारे नौजवानों को इजराइल भेजा था, ये जानते हुए भी कि हालात क्या है वहां। नई दिल्ली में समाजवादी पार्टी के वरिष्ठ नेता और सांसद रामगोपाल यादव ने विभिन्न समसामयिक मुद्दों पर सरकार को घेरा। पश्चिम एशिया संघर्ष पर उन्होंने गहरी चिंता व्यक्त की है और कहा कि इस युद्ध से वैश्विक आपूर्ति श्रृंखला बाधित हुई है, जिससे भारत में एलपीजी और ईंधन की कीमतों में भारी उछाल आया है। उन्होंने प्रधानमंत्री से इस युद्ध को रुकवाने के लिए प्रभावी हस्तक्षेप की मांग की है। युद्ध का बुरा प्रभाव सारी दुनिया की अर्थव्यवस्था पर पड़ रहा है। हिंदुस्तान उससे कोई अछूता नहीं। आप देखिए कि होटल बंद हो रहे हैं, कॉमर्शियल गैस के अभी तो 22 रुपये बढ़ाया है और जितनी बड़े पैमाने पर कमी होने जा रही है उसके तहत हमारी ऑयल कंपनी जो है उन सबको बहुत घाटा हो रहा है। और हमें लगता है कि सरकार इंतज़ार कर रही है कब ये 4 राज्यों को चुनाव हों और कब पेट्रोल और डीजल के दाम 50-60 रुपये लीटर बढ़ाए। जमशेदपुर में एंटी करप्शन ब्यूरो ने बड़ी कार्रवाई करते हुए भू अर्जन विभाग के बड़ा बाबू प्रीतम आचार्य और एक कथित दलाल विनय तिवारी को गिरफ्तार किया है। दोनों के खिलाफ भ्रष्टाचार का मामला सामने आया है। घटना सरायकेला में एक बैठक के दौरान घटी, जब प्रीतम आचार्य के मोबाइल पर फोन आया और वे बैठक छोड़कर कथित रूप से पैसे के लेन देन में जुट गए। एसीबी की टीम ने उन्हें मौके पर 5 लाख की रिश्वत लेते हुए पकड़ लिया। इसी दौरान दलाल विनय तिवारी को गमरिया प्रखंड कार्यालय से गिरफ्तार किया गया है, जहां वह अपनी गाड़ी में पैसे गिन रहा था। यह मामला एक बड़े जमीन सौदे से जुड़ा है, जिसमें 40 लाख रुपए की डील हो रही थी। एसीबी की टीम मामले की गहराई से जांच कर रही है और यह कार्रवाई सरकारी दफ्तरों में हलचल का कारण भी बन चुकी है।
दक्षिण पूर्व रेलवे के महाप्रबंधक अनिल कुमार मिश्रा ने आज चक्रधरपुर मंडल स्थित टाटानगर में बहुविषयक मंडल प्रशिक्षण संस्थान का उद्घाटन किया। इस अवसर पर चक्रधरपुर मंडल के डीआरएम तरुण हरिया, डॉक्टर महुआ वर्मा और अन्य अधिकारी मौजूद रहे। इस कार्यक्रम के XLRI और रेलवे के बीच MOU भी हुआ, जिसमें चक्रधरपुर मंडल के सीनियर DPO ऋषभ सिंह और XLRI के अधिकारी भी मौजूद रहे। इस प्रशिक्षण संस्थान में मैकेनिकल, सिविल, सिग्नल एंड टेलीकम्युनिकेशन और कंप्यूटर इंजीनियरिंग में प्रशिक्षण दिया जाएगा। भारतीय रेल में ह्यूमन रिसोर्स ट्रेनिंग के ऊपर बहुत ही ज़्यादा ध्यान दिया जा रहा है और भारतीय रेल में एक टेक्निकल डिपार्टमेंट और मल्टी स्किलिंग होने की वजह से जितने भी हमारे रेल कर्मी हैं उनको ट्रेनिंग देना बहुत आवश्यक है। इसी के तहत प्रत्येक डिवीज़न में एक मल्टी डिसिप्लिनरी डिविजनल ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट बनाई जा रही है और इसी के तत्वाधान में चक्रधरपुर में ये ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट बनाई गई है। ये एक पुराना स्कूल था जिसको हम लोगों ने रिनोवेट करके और एक मॉडर्न ट्रेनिंग सेंटर के बारे में के लिए डेवलप किया गया है। इसमें सभी डिसिप्लिन की ट्रेनिंग होगी, जैसे इंजीनियरिंग विभाग की, ट्रैक्शन डिस्ट्रीब्यूशन की, मैकेनिकल की, सिग्नल एंड टेलीकम्युनिकेशन की, ताकि हम और इसके अलावा जो हमारे अकाउंट्स पर्सनल के भी जो भी स्टाफ है उनकी ट्रेनिंग होगी। दुर्ग रेलवे स्टेशन पर आरपीएफ ने अवैध वेंडरों के खिलाफ बड़ी कार्रवाई की है। कुल 15 अवैध वेंडरों के खिलाफ सख्त कार्रवाई करते हुए करीब 50,000 रुपये की खाद्य सामग्री जब्त की है। प्लेटफॉर्म पर अवैध रूप से रखे गए सामान जो यात्रियों के लिए परेशानी का कारण बन रहे थे, उसे जब्त किया गया है। जब्त की गई सामग्री में 2,940 पानी की बोतलें, 96 फ्रूटी, 91 चिप्स पैकेट और 11 केक शामिल हैं। इसके अलावा केले, अंगूर और खीरे के कैरेट भी जब्त किए गए हैं। ये सारी सामग्री अब पार्सल कार्यालय दुर्ग को सौंप दी गई है। आरपीएफ ने यह भी कहा कि यात्रियों की सुविधा सुनिश्चित करने के लिए इस अभियान को जारी रखा जाएगा। शहीद दिवस के अवसर पर सोनीपत के तिहाड़ कला गांव में विशेष कार्यक्रम आयोजित किया गया। देश के वीर क्रांतिकारी शहीद भगत सिंह की प्रतिमा का अनावरण उनके पुत्र यादवेंद्र सिंह ने किया। यादवेंद्र सिंह का आगमन तिरंगा यात्रा के साथ हुआ, जिसमें ग्रामीणों ने उनका भव्य स्वागत किया। रथ में बैठाकर उन्हें कार्यक्रम स्थल तक लाया गया और पूरे गांव में देशभक्ति की भावना दिखाई दी। इस दौरान यादवेंद्र सिंह ने कहा कि अंग्रेजों ने 23 मार्च 1931 को भगत सिंह को शहीद कर दिया, लेकिन उनका साहस, उनका जज्बा और उनकी सोच आज भी युवाओं के लिए जीवंत प्रेरणा है। उन्होंने युवाओं से अपील की कि अगर वे भगत सिंह जैसा बनना चाहते हैं तो नशा और गलत आदतों को छोड़कर शहीद भगत सिंह को सच्ची श्रद्धांजलि दें। तो जैसे आज 23 मार्च जो ये दिन है, क्रांति का दिन है, जिसमें हमारे हिंदुस्तान के महान वीर सपूत शहीद आज़म भगत सिंह जी ने हंसते हुए फांसी का फंदा चूमा था और अंग्रेज़ों ने ऐसा माना कि भी हमने 23 मार्च 1931 को हिंदुस्तान से भगत सिंह को समाप्त कर दिया है। पर आज यहाँ तिहाड़ कला और यहाँ की पंचायत, भाई पवन और सारा यहाँ का जो भाईचारा इकट्ठा हुआ है, ये दिखा रहा है पूरे देश दुनिया को कि हमारा भगत सिंह तब भी जिंदा था, आज भी जिंदा और हमेशा जिंदा रहेगा और हमेशा हमें प्रेरणा देता रहेगा। तो मैं बहुत बधाई देता हूँ यहाँ पूरे गांव को, पूरे तिहाड़ कला गांव को, कि उन्होंने यहाँ पे भगत सिंह जी को स्थापित करके आने वाली पीढ़ियों को एक अच्छा आदर्श स्थापित करके दिया है, ताकि वो भी भगत सिंह बने और हमारी देश की रक्षा करें और भारत की रक्षा करें। मैं युवाओं से यही कहना चाहूँगा कि हर कोई भगत सिंह जी से प्यार करता है और भगत सिंह जैसा बनना चाहता है, तो सबसे पहले उसके लिए वो नशा त्याग दे। अगर वो नशे को छोड़ देगा तो मैं कहूँगा ये बहुत बड़ी एक श्रद्धांजलि होगी उस महान शहीद आज़म भगत सिंह जी के लिए, जिन्होंने 23 साल की उम्र हंसते हुए फांसी का फंदा चूम के ये आज़ाद हिंदुस्तान एक तोहफे के रूप में इस युवा पीढ़ी को दिया है। तो एक नशों से अगर वो दूर हो जाए तो सबसे बड़ी श्रद्धांजलि होगी वो भगत सिंह जी की युवाओं द्वारा। मैं तो कहूँगा, क्या कहना चाहूँगा, देखिए ये जो मसला है अंतर्राष्ट्रीय मसला है, तो इसमें तो यही कहना चाहिए कि हर चीज़ का समाधान, हर समस्या का समाधान ये क्रांतिकारी शहीद भगत सिंह है। अगर हमारे देश के ही, क्योंकि हमारा देश विभिन्न विभिन्न प्रांतों का है, विभिन्न विभिन्न भाषा बोलने वालों का है, अलग अलग धर्म जाति के लोगों का है, पर जब हमारा देश गुलाम था, अंग्रेज़ों के अधीन था, तब भगत सिंह जी ने सभी को इकट्ठा किया। कोई कलकत्ता से था, कोई पंजाब से था, जो आज से पहले सारा हरियाणा भी उसी में आता था, साझा था, कोई दिल्ली से था, कोई महाराष्ट्र से था,
कोई बंगाल, जैसे मैंने कहा अलग अलग प्रांतों के लोगों को इकट्ठा करके, कोई बिहार से था, सबको इकट्ठा करके एक हिंदुस्तान की रक्षा करने का एक मैसेज दिया और सबको एक मानवता का उन्होंने संदेश दिया। तो उसी तरह मानवता का संदेश पूरी दुनिया तक जाना चाहिए। तो अगर भगत सिंह जी पे जितना अध्ययन किया जाएगा, जितना उनको पढ़ा जाएगा, जितना उनके करीब जाया जाएगा, उतना हर चीज़ का समाधान मैं कहता हूँ हमारे देश या दुनिया को मिल सकता है। राजनीति करें, कोई ऐसी बात नहीं है, और राजनीति में इलेक्शन लड़ना भी कोई बुरी बात नहीं होती, अच्छी बात है, युवा उसके अंदर आए, पर अपने दिल के अंदर वो भगत सिंह को बसा के आए। हमारे देश में दिक्कत क्या आ रही है कि हमारे यहाँ पे सियासतदान तो हो जाते हैं, जैसे कोई नेता हमें मिल जाता है, वो बीजेपी का होता है, कोई कांग्रेस का होता है, कोई एनएलओ का होता है, कोई आम आदमी पार्टी का, या अलग अलग जो हमारे देश के पॉलिटिकल पार्टियाँ हैं उसका होता है। पर हमें एक वो नेता चाहिए जो भारतीय हो, जो हिंदुस्तानी हो। अगर जिस दिन वो नेता हमारे जो आगे बढ़ के इलेक्शन लड़ेंगे या जो चुन के जाएँ, अगर वो हिंदुस्तानी बन जाते हैं, अपनी संस्कृति को पहचानते हैं, समझते हैं कि हमें ये आज़ादी कैसे मिली है, तो मेरे हिसाब से आना चाहिए। फिलहाल मेरे साथ इस बुलेटिन में इतना ही। बाकी देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहिए इंडिया वॉइस। इंडिया वॉइस, आपकी सोच, आपकी आवाज।